चाहिए वो हम कुछ एक्टिविटीज के जरिए जान रहे हैं। तो मधु मैम भी अब आपको अपने जो राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, उसके बारे में कुछ बताएंगे। मधु मैम। थैंक यू मीना मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा आराम से बैठ जाइए क्योंकि 10 मिनट लगने वाले हैं बेटे। हमारे झंडे हम लोगों ने बनाए थे अलग अलग, जो हमारी तिरंगे की यात्रा रही है, पर फिलहाल मिल नहीं रहे हैं, पर जैसे ही मिलेंगे मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो अभी हम जो बताना चाहते हैं वो आपको जरूर बताएंगे। आराम से बैठ जाइए बेटा। तो सभी बच्चों को और हम सभी साथियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग घर घर तिरंगा जो अभियान चला रहे हैं, ये तिरंगा जो हमारी शान है, ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था। इसने कई रूप बदले हैं और उन्हीं रूपों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हमने सारे तिरंगे बनाए भी थे, लेकिन अभी वो बाई चांस की बात है कि मैं आज कई दिन के बाद स्कूल में आई हूँ तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन जब मिलेंगे तब मैं आपको ये दोबारा से ब्रीफ कर दूंगी बहुत जल्दी से। आज इनके बारे में डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारा देश में पहली जब लड़ाई हुई थी आज़ादी के लिए, जब पहली कोशिश हुई थी 1857 में, तभी ये ज़रूरत महसूस की गई थी कि हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, क्योंकि ध्वज के नीचे ही आपका लीडरशिप चलता है। उससे पहले अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, उनके अपने अपने झंडे थे, तो वो अपने अपने राजाओं की बात माना करते थे। उस समय क्या हुआ कि जब ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर डायरेक्ट आ गया, वहाँ के गवर्नमेंट के अंडर हम लोग आ गए, तब उन लोगों ने एक झंडा बनाया जिसमें ऊपर यूनियन जैक था और नीचे एक ब्लू कलर में इंडियन साइन था, जिसको कि हम लोग अपना झंडा नहीं मानते हैं, इसलिए वो जो है झंडा हमारे लिए कोई खास महत्व नहीं रखता है। जबकि पहला झंडा भारत का, पूरे भारत का राष्ट्रीय ध्वज वो था, लेकिन गुलाम भारत का था, इसलिए वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। इसके बाद विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ने एक झंडा तैयार किया था 1904 में। उसमें चारों तरफ 101 दिए थे, अंदर लाल रंग था और बंगाली में उसके अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ था। लेकिन उस झंडे का भी बहुत ज़्यादा विवरण कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि वो केवल 1 साल तक ही रहा था, उसको ज़्यादा समय तक हम लोग अपना नहीं पाए थे। उसके बाद 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में वहाँ पर जो झंडा फहराया गया, उसे हम पहला ध्वज मानते हैं। उसमें ऊपर हरा रंग था, बीच में पीला रंग था, नीचे लाल रंग था। ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे सूरज और चांद थे। बीच की पट्टी में हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये हमारा पहला ध्वज था जो 1906 में आया था, जिसे हम पहला ध्वज मानते हैं। उसके बाद दूसरा ध्वज आया, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, नीचे वाला लाल रंग ऊपर चला गया था, ऊपर वाला जो रंग था हरा वो नीचे आ गया था, और जो हमारे जो कमल थे, कमल की जगह 7 तारे और 1 कमल रह गए थे। उसमें टोटल 8 सिंबल दिखते हैं उसमें, जिसमें 7 अर्धखिले कमल हैं और 8वां उसमें 7 तारे हैं और 1 अर्धखिला कमल है, और बीच में वही वंदे मातरम लिखा हुआ है, और सबसे नीचे उसमें एक तरफ सूरज था और एक तरफ अर्धचंद्र और उसके ऊपर एक सितारा था। ये दूसरा हमारा झंडा हुआ, जो कि इस झंडे की खासियत ये थी कि इसे बीकाजी कामा ने और उनके कुछ साथी थे जो यहाँ से निष्कासित किए गए थे, उन्होंने जर्मनी में फहराया था। तो ये हमारा पहला राष्ट्रीय ध्वज था जिसे विदेश में फहराया गया था बीकाजी कामा के द्वारा। तो भारतीय झंडे को सबसे पहले फहराने वाली जो थी महिला थी वो बीकाजी कामा थी। देखिए हमारे झंडे मिल गए हैं। सब बच्चे एक बार इन बच्चों के लिए जो से तालियां बजा दी चाहिए बेटा, और एक बार गरिमा मैम के लिए भी तालियां बजवा दीजिए। वो ये झंडा था जिसमें कि 8 कमल थे, बीच में पीले रंग में वंदे मातरम लिखा हुआ था और चांद, तारा और सूरज बने हुए थे। ये पहला झंडा था हमारा। कब आया था? 1906 में। अपने लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और वाकई में बड़ी दिलचस्प कहानी है हमारे झंडे की, तो इसे ध्यान से सुनना बनता भी है। इसके बाद दूसरा झंडा हमारा आया,
इसमें ऊपर 7 सितारे थे और एक 8वां कमल था और नीचे सूरज चांद सितारे थे। बीच में वही वंदे मातरम लिखा हुआ था, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया था। वहां ना दा के ऊपर था और यहाँ बीच में था। ठीक है बेटे, ये दूसरा हमारा झंडा था, ये आया था 1907 में। ठीक है, इसी झंडे को एनी बेसेंट जो है बीकाजी कामा ने जर्मनी में फहराया था। इस झंडे का डिजाइन तैयार किया था सावरकर जी ने और यह झंडा हमारे यहाँ 10 साल तक रहा। 10 साल तक इसी झंडे को अंगीकृत किया जाता रहा था। इसके बाद तीसरा झंडा आया हमारा, इसमें सितारे कम कर दिए गए, सिर्फ एक कमल रह गया था। ऊपर कर लीजिए बेटा, और नीचे आपके चांद सितारे आ गए थे। ये देख रहे होंगे आप लोग, सूरज चांद तारा, चांद की डायरेक्शन बदल गई थी और बीच में वही वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये आया था हमारा 1917 में आ गया था ये। ठीक है, इसके बाद ये जो था 1921 में ये झंडा आया, जब होम रूल लीग आंदोलन शुरू हो चुका था। उसको समर्थन देते हुए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने इस झंडे को अपनाया था। इसमें ऊपर एक लेफ्ट कॉर्नर में आपका यूनियन जैक था, 5 लाल पट्टियां, बीच में 4 हरी पट्टियां और राइट कॉर्नर में आपका चांद सितारा आ गया था इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला झंडा आया ये 1921 में आंध्र प्रदेश में, जिसे पिंगली वैकैया के नाम से आप लोग जानते हैं कि उन्होंने डिजाइन किया था। यहीं से हमारे बेसिक झंडे की, जो हमारा मौलिक झंडा है, उसकी शुरुआत हुई थी। तो जब उन्होंने गांधी जी को ये झंडा दिखाया तो इसमें सिर्फ लाल और हरा रंग था। तो गांधी जी ने इसमें सफेद रंग और तीनों पट्टियों के बीच में एक चरखे को भी इसमें ऐड करवाया। चरखा जो था वो हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था उस समय, कि हम लोग अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके बाद ये झंडा आया। इस झंडे को आजादी से कुछ दिन पहले तक अपनाया गया पूरी तरह से। यही झंडा फहराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बैन भी किया था। उसके बावजूद भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इस झंडे को लेकर के जगह जगह फहराया करते थे और अंग्रेज सरकार का विरोध किया करते थे। इसके बाद आजादी से सिर्फ कुछ दिन पहले 22 जुलाई सन 1947 को हमारा ये झंडा आया संविधान सभा में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने इस झंडे को सभी ने मान्यता दी थी, अंगीकृत किया था। इसी दिन की याद में हम लोग हर साल 22 जुलाई को झंडा दिवस भी मनाते हैं। तो इसे वहां अपनाया गया था और पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। इसे पहली बार 15 अगस्त को इंडिया गेट पर फहराया गया था। आप लोगों में हैरानी नहीं हुई कि इंडिया गेट पर कैसे लाल किले पर झंडा फहराया जाता है? किसी ने पूछा नहीं? किसी ने पूछा नहीं? मैंने किसी क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ बताया था। हाँ बेटा, आगे आया, ये दौड़ करके बताइए क्या हुआ था। 15 अगस्त को क्यों इंडिया गेट पर फहराया गया था? जल्दी से आके दौड़ के आइए बेटा। इनके लिए तालियां बजा दीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले 15 अगस्त को इंडिया गेट पर झंडा फहराया गया था। फिर 16 अगस्त पर लाल किले पे झंडा फहराया गया था। फिर उसके अगले साल से 15 अगस्त पर लाल किले पे ही झंडा फहराया जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया है आपने बेटे, शाबाश। बैठिए बेटे। तो पहली बार जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये इंडिया गेट पर फहराया गया था और उसके अगले दिन ही यानी 16 अगस्त सन 1947 को ये झंडा लाल किले पर फहराया गया था और तब से अब तक हर साल इसे लाल किले पर फहराया जाता है। लेकिन क्या कभी हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है कि लाल किले को फहराने के लिए जो है तिरंगे झंडे को फहराने के लिए लाल किला ही क्यों चुना गया? किसी ने सोचा है इस बारे में? लाल किला ही क्यों? इतने सारे मॉन्यूमेंट्स थे हमारे पास। मैं बता दूं, जो मेरा अपना अंदाजा है
क्योंकि 1857 का जो हमारा आंदोलन था आज़ादी का, वो कहाँ से शुरू हुआ था? बहादुर शाह जफर कहाँ पर थे, कहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे? लाल किले में। मेरठ से जो हमारे सैनिक आए थे जिन्होंने कहा था कि आप हमारे लीडर बनिए, वो कहाँ पर आए थे? लाल किला। तो मेरा अंदाजा ये कहता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये बात सोशल साइंस वाले बताएंगे बेहतर, कि लाल किले को शायद इसीलिए चुना गया हो कि हमारी जो लड़ाई थी वहाँ पर हमारा जो लीडर था, पहली लड़ाई का जो लीडर था वो लाल किले पर था, तो इसलिए हमने लाल किले पर विजय यानी कि भारत पर फतह हम लोगों ने उसको मान लिया था। तो ये थी हमारे तिरंगे की यात्रा। इस तिरंगे की यात्रा यहाँ तक जो पहुँची, तब से हमें कभी बदलाव की जरूरत नहीं महसूस हुई और आगे मुझे नहीं लगता कि होगी भी। लेकिन थोड़ी सी बातें और मैं बताना चाहूँगी कि ये पहले हम लोग आम लोग नहीं फहरा सकते थे, हमें परमिशन नहीं थी झंडा फहराने की। तो उद्योगपति हैं, आपने नाम सुना होगा, नवीन जिंदल जी, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर किया था कि हम आम लोगों को भी गर्व है अपने तिरंगे पर, तो हमें भी इसको फहराने की अनुमति होनी चाहिए। तो कोर्ट ने उनको परमिट किया, उनको क्या हम सभी को परमिट किया कि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा उसे पूरे सम्मान के साथ फहरा सकते हैं। अब इसे फहराने के नियम, क्योंकि आपने अपने अपने घर में तिरंगा लगाना है, तो वो मैं जरूर थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगी। तिरंगे की यात्रा के साथ साथ तिरंगे को कैसे फहराना है वो भी हम सबको मालूम होना चाहिए। तो तिरंगे को हम सुबह फहराएंगे और शाम को उसको उतार लेते हैं, रात में तिरंगे को फहराया हुआ नहीं छोड़ते हैं। काफी जगह मैं देखती हूँ तो हर्ट होता है कि हमें परमिशन मिल गई है तो लोग तिरंगा लगा देते हैं और भूल जाते हैं। वो बारिश में भीग रहा है, उसमें आंधी आ रही है, वो फट जा रहा है, गंदा हो गया, गिर गया, लोग परवाह नहीं करते हैं। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। जिस गर्व के साथ हम तिरंगे को फहराते हैं उसी गर्व के साथ हमें उसे मेंटेन भी करना है, उसे संभालना भी है। दूसरी बात, तिरंगे को जब हम फहराते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं तो तेजी से चढ़ाते हैं, और जब उतारते हैं तो धीरे धीरे उतारते हैं, ठीक है। और साथ में कभी भी जो तिरंगा होता है वो जमीन को नहीं छूता है और पानी को नहीं छूता है। कभी भी जब किसी सभा में हमारा तिरंगा फहराया जाता है तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है यहाँ पर तिरंगा फहराने का। तो जो ऑडिटर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उनके राइट साइड होता है झंडा, और जो ऑडियंस होती है, श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, उनके लेफ्ट साइड होता है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल परफेक्ट जगह पर तिरंगा फहराया जाता है। इसके अलावा हमारा झंडा किसी भी देश के मुकाबले नीचा नहीं फहराया जाएगा। कभी भी कोई हमारे यहाँ आएगा, जैसे अतिथि कोई आता है तो उसके देश का झंडा हमारे झंडे से थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है, और अपने झंडे को हम लोग थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं। साथ में कभी भी हमें मैला झंडा या फटा हुआ झंडा नहीं फहराना है, ठीक है। झंडे में हमें कोई भी चीज़ लपेटनी नहीं है, कभी भी नहीं लपेट सकते हैं। कॉफिन को लपेटते हैं, जो शहीद होते हैं, हमारे बड़े बड़े जो सैनिक होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनको भी लपेटा जाता है। तो उनको झंडे के अंदर उनके कॉफिन को लपेटा जाता है, लेकिन उसे फिर ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। ज़मीन पर रखने से पहले उनको ऊपर रखा जाता है, तिरंगा हटा लिया जाता है, उसके बाद उनका जो भी होता है आगे का अंतिम संस्कार वगैरह उसके बाद किया जाता है। तिरंगे को जलाया नहीं जाता है, तिरंगे को कभी भी आप फेंकेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं। और तिरंगे की जो अनुपात होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये 3:2 का ही होता है। उसके अलावा आपने कोई भी ऐसे झंडा कहीं बिक रहा हो आपने नहीं लेना है, प्लास्टिक का झंडा नहीं लेना है। और खादी का कपड़े का होता है बेसिकली झंडा, पर अगर आपको कॉटन में भी मिल रहा है, साटन में भी मिल रहा है तो आप चल सकता है वो, लेकिन प्लास्टिक का झंडा नहीं लेना है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में हमारा झंडा दोनों साइड लग सकता होता है, जैसे मैंने लेफ्ट राइट का आपको बताया। संयुक्त राष्ट्र में हमारा झंडा लेफ्ट भी लग सकता है और राइट भी लग सकता है। ये सारी की सारी हमारी तिरंगे के बारे में बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। तिरंगे की पूरी यात्रा बताई आपको, तिरंगा फहराते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो बताई, और तिरंगा किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ बड़े ही ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके शेयर की या हम सबको हमारे सबके साथ साझा करी, और हर एक कदम पर जो जो बदलाव आए उसको उन्होंने एक मूर्ति रूप दिया, एक चित्र के द्वारा हमें समझाया, तो शायद हम उसे बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। और कोई भी विषय जब हम बहुत ही आत्मसात कर लेते हैं और उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं तो वो बहुत अपना जो प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक छोड़ के जाता है। तो मधु मैम, दोबारा से आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत ही मेहनत करी है
और हमारे तिरंगे को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो आपने दिया है। तो दोबारा से पूरे विद्यालय की तरफ से मधु मैम के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए बच्चों, मैं बार बार कहती हूँ, देशभक्ति के लिए हम जितना करें उतना कम है। ये छोटा सा योगदान होता है कि हम तालियां बजा लेते हैं या हम कुछ कह लेते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। तो बच्चों, उन्हें हम अपने दिल में बिठा के रखें और उसके अनुसार हम अपना जो जीवन है या आगे जो हमारा उद्देश्य है वो होना चाहिए। निरंतर हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, ये हम सबको इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए।